नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण देश में लंबे लॉकडाउन से बड़ी आबादी प्रभावित है और इनमें प्रवासी कामगार और श्रमिकों की संख्या काफी ज्यादा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लौटने में लगे इन सभी को घर में रोजगार देने की मुहिम छेड़ रखी है। तो वहीं कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में परेशान लोगों की बड़ी मदद करने को उत्तर प्रदेश सरकार ने जोरदार कदम बढ़ाया। सरकार इस कठिन दौर में हर हाथ को काम मिले की नीति पर काम कर रही है। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन और अन्य औद्योगिक संस्थाओं के साथ एमओयू साइन किया, जिससे कि 11,50,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो वहीं शुक्रवार को ही 9 लाख श्रमिक और कामगारों को रोजगार की गारंटी मिल गई। प्रदेश के अंदर या बाहर से आने वाले हमारे जितने भी प्रवासी कामगार और श्रमिक हैं, इनके हाथों को कार्य मिल सके, इसके लिए निरंतर प्रयास हो रहा है और इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए स्किल मैपिंग की एक कार्रवाई हो रही है। अब तक सफलतापूर्वक हम लोग 18 लाख से अधिक कामगार और श्रमिकों की स्किल मैपिंग की कार्रवाई को संपन्न कर चुके हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी टिप्पणियां क्या करते थे, लेकिन मेरा यह मानना है कि जितना भी प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहा है, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है और इसकी ताकत अब तक देश के निर्माण में अपना योगदान दे रही थी। हम इस ताकत का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश को और एक नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए कर रहे हैं और इसीलिए स्किल मैपिंग के माध्यम से हर हाथ को काम और हर घर में रोजगार उपलब्ध कराने की इस कार्रवाई को प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अपने गृह राज्य लौट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के अनुसार अब तक प्रदेश में 27 लाख मजदूर लौट आए हैं। तो वहीं अवस्थी ने दावा किया कि इन मजदूरों को राज्य सरकार की ओर से बगैर किसी शुल्क के ट्रेन और बस की सुविधा उपलब्ध कराई गई। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो उद्योग विभाग का कार्यक्रम था उसमें 11.5 लाख से ज़्यादा श्रमिक और कामगारों के लिए जो उद्योग जगत के संगठन है उनके साथ करार करके श्रमिकों और कामगारों के लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। आपने स्वयं इसको सुना और देखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि अब तक 27 लाख से अधिक कामगार और श्रमिक हमारे प्रदेश में आ चुके हैं, जिनकी सूची भी तैयार हो रही है और उनको प्रदेश में सकुशल, सुरक्षित और उनकी हेल्थ की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए आर्थिक उनको 1,000 रुपये का लाभ देते हुए कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में अब तक 27 लाख से अधिक कामगार और श्रमिक आ चुके हैं और उनको निःशुल्क ट्रेन और बस की व्यवस्था दी गई है। इस निःशुल्क व्यवस्था को लगातार जारी रखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मुख्य सचिव साहब ने सभी प्रदेशों को पत्र भेजा है कि जहां भी कोई कामगार और श्रमिक बचे हैं उनकी पूरी सूची उपलब्ध की जाए और उनको लाने की व्यवस्था ट्रेन और बस के माध्यम से निःशुल्क आगे भी जारी उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। इस समय आइसोलेशन वार्ड में 2,916 लोग रखे गए हैं, जिनका इलाज विभिन्न चिकित्सालयों में या चिकित्सा महाविद्यालयों में चल रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में 8,507 लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग या इनके घर में कोई पॉजिटिव आने पर जिनमें सस्पिशन ज़्यादा होता है, संदेह होता है कि इन्हें संक्रमण हो सकता है, वैसे लोगों को फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखा जाता है। और इस समय 8,507 लोग फैसिलिटी क्वारंटाइन में हैं, जिनके सैंपल लेकर के उनकी जांच करवाई जा रही है। कल प्रदेश में सर्वाधिक सैंपल्स की जांच हुई और कल 9,981 सैंपल की जांच की गई और अब तक जो एक बेंचमार्क है, अब
आज हमारा जो कुल सैंपल जांच होने की संख्या है वो 2.5 लाख पार हो चुकी है। अब तक कुल 2,53,989 सैंपल की जांच की जा चुकी है। पूल सैंपल के अंतर्गत कल 918 5-5 सैंपल के पूल लगाए गए और 71 10-10 सैंपल के पूल लगाए गए। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं और यह ऐप हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। अपने कंट्रोल रूम से जिन्हें भी अलर्ट जनरेट होता है उन्हें हम फ़ोन करवाते हैं। उसके अतिरिक्त जिन्हें भी अलर्ट जनरेट होता है उनकी सूचना हम संबंधित जिलों को भी देते हैं ताकि वे भी उनसे बातचीत करके उनका हाल। वहीं वर्ष 1990 बैच के आईपीएस प्रशांत कुमार ने गुरुवार को डीजीपी मुख्यालय पहुंचकर एडीजी का पदभार संभाल लिया। एडीजी कानून व्यवस्था ने कहा कि कोरोना महामारी के समय में पुलिस ने जो कार्य किए उसकी हर जगह प्रशंसा हुई। यूपी पुलिस सबसे अच्छी कोरोना वॉरियर है। शासन की मूल प्राथमिकताएं हैं अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो उसको फॉलो करना है। लेकिन प्रत्येक क्षेत्र की, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, हर एक क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं और हम अपनी स्ट्रेटजी लोकल स्तर पे उसी हिसाब से जो क्राइम पैटर्न है या जो चैलेंजेस हैं उसके हिसाब से चेंज करते रहते हैं। और लॉकडाउन और कोविड-19 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत ही तन्मयता के साथ और बहुत हिम्मत के साथ काम किया है और हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है और जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा सभी स्तरों पे की गई है। आपने देखा होगा कि मन की बात के दौरान भी मेरठ के एक इंस्पेक्टर के बारे में उसकी वीडियो दिखाई गई थी। तो हमारे जवानों ने सर्विस बिफोर सेल्फ के मोटो के हिसाब से काम किया है, जबकि इस तरह की कोई ट्रेनिंग किसी भी पुलिस कर्मियों को नहीं। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की पेशकश की। इस मसले पर रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। First of all, about Mr. Trump's statement that he offered to mediate between China and India. Since 4th April 2020, Mr. Trump has not talked to Mr. Modi. So how far this statement of Mr. Trump is true is debatable because there has been no talk. Secondly, with regard to J&K also, Mr. Trump had made a statement that India has requested me to mediate. That was also false. Thirdly, I would like to say that at this juncture, we would like to thank USA President Mr. Trump for all the moral support he is trying to give us. But at this juncture, we do not require his help because MEA has already clarified that they are engaged with China and seek and find out a peaceful solution to the entire problem. Another thing I would like to point out that history teaches us that when two parties fight, and third party comes in to negotiate or mediate, it is the third party which walks away with cake. वहीं भारत सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन अभी हाल ही में चालू की है, वो भी महज इसीलिए कि जहां तहां फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जा सके। और इसी के तहत बिजनौर के नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर प्रशासन की देखरेख में चंडीगढ़ में फंसे 150 प्रवासी मजदूर ट्रेन से उतरे। सभी की मेडिकल स्क्रीनिंग कराकर निगरानी समिति की देखरेख में होम क्वारंटीन कराने की कवायद अमल में लाई जाएगी। तहसील स्तर पर प्रशासन ने एक निगरानी समिति गठित की। उनकी देखरेख में सभी को 14 दिन का होम क्वारंटीन कराया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, जिसके तहत आज ये चंडीगढ़ से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन के माध्यम से लगभग बिजनौर के 150 प्रवासी लोग यहाँ पे आए हैं और जिनको हम तहसीलवार स्क्रीनिंग कराते हुए अभी भेजने की, और जो शासन से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इनको राशन किट, खासकर जो हमारी नजीबाबाद क्षेत्र के लोग हैं
उनको हम अपने क्षेत्र में राशन किट उपलब्ध कराएंगे। बाकी तहसीलों के जो हमारे प्रवासी श्रमिक हैं उनकी सूची और उनको हम तहसीलों तक पहुंचाएंगे ताकि उनको जो शासन द्वारा दे राशन किट है वो उपलब्ध हो सके। और इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग भी कराई जा रही है ताकि, और मेडिकल स्क्रीनिंग कराने के बाद जो हमारी ग्रामीण स्तर पर या शहरी स्तर पर निगरानी समितियां बनाई गई हैं उनको ये सूची उपलब्ध करा दी जाएगी ताकि इनको जो गाइडलाइन है हमारी वो होम क्वारंटाइन किया जा सके। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण को लेकर पाकिस्तान ने टिप्पणी की है, जिस पर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अब दुनिया में सिर्फ आतंक और सांप्रदायिकता फैलाई है। आपत्ति काल में अब उसे हिंदू मुस्लिम करने की बजाय कोरोना की दवा ढूंढनी चाहिए। अंसारी ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की आवश्यकता नहीं है। इकबाल अंसारी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा से हिंदू मुस्लिम पर राजनीति की, सांप्रदायिकता फैलाना उसकी आदत बन चुकी है। पाकिस्तान में देश के गठन के बाद से अब तक वहां कोई अच्छा काम नहीं हुआ। अब उसे आतंकवाद, सांप्रदायिकता को बंद करके कोरोना की दवा ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, सवाल हमारे यहाँ जो है हिंदुस्तान का है और हिंदू मुसलमान का है। सवाल बाबरी मस्जिद का है, राम जन्मभूमि का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। जो भी कोर्ट ने फैसला किया, मुसलमानों ने उसका सम्मान किया, हिंदुओं ने उसका सम्मान किया। अब हमारा जो है हिंदू मुसलमानों का कोई झगड़ा नहीं रह गया हिंदुस्तान में। सुप्रीम कोर्ट का हम लोगों ने सम्मान कर चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के मसले को अब उभारा न जाए, क्योंकि इसका फैसला हो चुका है। इससे लोग पहले राजनीति करते थे, अब यहाँ कोई राजनीति नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सार जो है किसी में कोई भेदभाव नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, मंदिर का निर्माण हो। मंदिर का निर्माण हो रहा है। पाकिस्तान, सवाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान इसके बारे में राजनीति ना करे। ये हमारे देश का मसला है, हमारे देश के हिंदू मुसलमान का जो है मसला है, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही राजनीति कर रहा है। आजकल कोरोना का दौर चल रहा है तो सोच रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करो। राजस्थान और मध्य प्रदेश के आसमानी रास्ते से करोड़ों की संख्या में टिड्डों ने बुंदेलखंड के झांसी, ललितपुर से होते हुए कानपुर देहात तक धावा बोला। तो वहीं पूर्वांचल के सोनभद्र जिले में भी आसमान में टिड्डों का झुंड देखा गया। इसके बाद से किसान अपनी फसल को बचाने के जुगत में लगे हैं। कहीं खेतों में डीजे तो कहीं थाली और अन्य बचाव के उपायों को अपनाकर किसान टिड्डों को खदेड़ रहे हैं। तो वहीं हवा का रुख बदलने से टिड्डों का झुंड तितर बितर हो गया। ये दल अब झांसी, निवाड़ी और टिकमगढ़ के इलाकों में छोटे छोटे अनेक दलों में बिखर गया। इससे इटावा, औरैया, कानपुर देहात समेत अन्य जिलों के कृषि अधिकारियों ने राहत की सांस ली। हालांकि किसान अभी भी सतर्कता बरत रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा पता चला कि जो है टिड्डियों का हमला हुआ है हमारे देश में, तो वो ये फसल के उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, जिससे कि हम लोग रातों दिन जो है पहले से अलर्ट हैं ताकि कोई जो है दिक्कत ना आए फसलों में। तो हमारे यहाँ बच्चे और हम लोग जो है सभी लोग जो है वो पहले से अलर्ट हैं ताकि जो है फसल पे कोई नुकसान ना हो सके। तो रातों दिन जो है फसल की देखरेख कर रहे हैं। तो ताली और थाली, डमरू हम लोग 24 घंटे जो है पहरा देते हैं। हम लोग बारी बारी से 24 घंटे। ये है कि सुनाई ये पड़ रहा है कि पाकिस्तान से बहुत सारी टिड्डियाँ यहाँ पे आई हुई हैं, जो अभी परसों की ताज़ा खबर है कि झांसी पार कर गई हैं। तो हम लोग पहले से इसके लिए सतर्क हो रहे हैं किसान भाई सब लोग। और जो उपाय सूझ रहा है हम लोगों को, ढोलक लेकर, थालियाँ लेकर के या ताली लेकर के, या जो भी जैसे भी हम सुरक्षा कर सकते हैं अपने खेतों की, उस प्रकार से हम लोग सुरक्षा करने के उपायों से लेकर के पहुंच रहे हैं। शाम को भी, सुबह भी। और इतनी दहशत फैली हुई है किसानों के अंदर कि जैसे भी हो सकता है घर वालों को, परिवार वालों को, मोहल्ले वालों को साथ में लेकर के अपने खेतों को बचाने के लिए वो अपना उपाय कर रहे हैं सुरक्षा के लिए। पाकिस्तान से चला टिड्डी दल मिर्जापुर के पड़ोसी जिले सोनभद्र के घोरालाव से होता हुआ हलिया ब्लॉक के गांव तक पहुंच गया, जिसकी सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने इससे निपटने के लिए बैठक की। विकास भवन में सीडीओ ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने टिड्डी दल को रोकने के लिए ग्रामीण इलाकों में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती करने का निर्देश दिया।
जैसे कि कल शाम को जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके अनुसार टिड्डी दल सोनभद्र जनपद के भुरावल में पहुंच चुका था और उसके पश्चात अभी जो प्राप्त सूचना हुई है उसके द्वारा ये पता चला है कि जो टिड्डियों का ये जो दल है हमारा जो बॉर्डर का ब्लॉक है हलिया ब्लॉक उसके कुसियरा ग्राम में पहुंच गया है और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कल शाम से ही हर जगह ड्यूटी तैनात कर दी थी। हमारे जितने भी बॉर्डर के हमारे जो ब्लॉक के जो गांव हैं वहाँ पर सबकी ड्यूटी लगा दी गई थी। सभी शाम को ही कल सभी एसडीएम, सीओ और बीडीओ को अवगत करा दिया गया था कि वो पूरी तरह से इस पर सतर्क निगाह रखें और साथ ही साथ जो राजस्व विभाग के हमारे लेखपाल हैं, ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक, रोजगार सेवक, सफाई कर्मचारी, इन सभी को जनपद के जो समस्त क्षेत्रों में सर्विलांस करते हुए टिड्डी दल के भ्रमण एवं इनके राष्ट्रीय स्थान की स्थिति से तत्काल अवगत कराने के लिए पहले से ही कह दिया गया था। आज सूचना मिलते हुई जो हमारे डीडी एजी साहब हैं उनको भी यहाँ से जो क्लोरोपाइरीफास के साथ जो है उनको आगे भेज दिया गया है कि वो वहाँ पर जाएँ और उसका शाम को। उधर वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र में गंगा नदी में नहाते वक्त 5 लड़के डूब गए। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से पांचों के शव बरामद किए। किशोर गढ़ही के रहने वाले थे। बीते साल इसी जगह नदी में स्नान करते वक्त 5 में से 3 किशोर की डूबकर मौत हो गई। आपको बता दें, ये सभी लड़के घर से 1 किलोमीटर दूर सिपहिया घाट पर गंगा किनारे घूम रहे थे। पांचों ने पहले रेत पर टिकटॉक वीडियो बनाया, इसके बाद गंगा नदी में नहाने उतर गए और इसी दौरान एक का पैर फिसला तो वह गहराई में चला गया। उसे बचाने में अन्य 4 भी डूब गए। ये देखकर आसपास के लोगों ने शोर मचाते हुए मदद के लिए अपने कदम बढ़ाए। पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद ली और पांचों के शव नदी से बाहर निकाल लिए। इसके बाद सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं रामपुर में एक नाबालिग लड़की को पैसों का लालच देकर बलात्कार करने की वारदात सामने आई है, जहां गांव के ही व्यक्ति ने नाबालिग से बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया, तो वहीं बच्ची की हालत नाजुक होने के कारण उसको रामपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खजूरिया थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार की सूचना मिली थी। तत्काल पुलिस पर मौके पर पहुंची, पीड़िता को डॉक्टरी उपचार के लिए भेजा और तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है। शेष विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करके जल्दी से जल्दी आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित कर दिया। शामली में कांधला और गढ़ीपुख्ता क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने 2 घायल समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से तमंचे और लूट की रकम के करीब 2 लाख रुपए बरामद हुए। आपको बता दें, देर रात थाना कांधला पुलिस गांव खंद्रावली के निकट चेकिंग कर रही थी। उसी समय 2 बाइक पर आ रहे 4 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई और इस दौरान पुलिस ने एक बाइक पर सवार 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा 2 बदमाश दूसरी बाइक से फरार हो गए। इसके बाद पूरे जिले में चेकिंग अभियान शुरू किया गया। गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी टीम के साथ बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इसमें 2 बदमाश सौरभ और दीपक के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र के ग्राम मलिंडी के पास चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन दोनों अभियुक्तों के नाम क्रमशः सौरभ और दीपक हैं, जो दोनों जनपद बागपत के मूल निवासी हैं। इन दोनों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, कुछ जिंदा कारतूस व खोखे बरामद हुए हैं तथा एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त जो इसमें अभियुक्त सौरभ है, उसके कब्जे से 5,000 रुपये नगद, जो उसने करीब 25 दिन पहले एक व्यापारी से लूटे थे, तथा उस व्यापारी का लूटा हुआ मोबाइल फ़ोन सौरभ के कब्जे से बरामद हुआ है। इन दोनों अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की गई, जिसमें उन दोनों के द्वारा कुछ अहम खुलासे किए गए। अभियुक्त सौरभ ने बताया कि उसने 2 अन्य अभियुक्तों के विजय और अंकुर के साथ करीब 25 दिन पहले
तमंचा दिखाते हुए रात को करीब 3 बजे एक व्यापारी से नगद पैसे लूटे थे तथा उसका मोबाइल फोन लूटा था। इसके अतिरिक्त पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है और थाना रमाला जनपद बागपत से वो आर्म्स एक्ट तथा हत्या के प्रयास और बलवा जैसे संगीन धाराओं। कोरोना काल में दर्द की तमाम कहानियां सामने आ रही है। गाजियाबाद में ई रिक्शा चलाते हुए एक व्यक्ति दिखाई दिया। सुनील कुमार नाम के व्यक्ति ने वैसे तो ग्रेजुएट किया है, लेकिन हालातों ने उसे ई रिक्शा चलाने पर मजबूर कर दिया। सुनील कुमार ने बताया कि नौकरी चली गई तो ई रिक्शा चला रहे हैं। इस समय वो ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जूतों में छेद हो चुका है, लेकिन जूते खरीदने के लिए रुपए नहीं है। घर में 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। तीनों पढ़ाई करते हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई कैसे करवाएं? बता दें, जो कोरोना का काल है उस समय इस तरह के दर्द की जो तमाम कहानियां हैं वो लगातार सामने आई है। ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद में ई रिक्शा चलाते हुए एक व्यक्ति की। ये व्यक्ति हैं सुनील कुमार। वैसे तो इन्होंने ग्रेजुएट किया है, लेकिन हालातों ने उन्हें ई रिक्शा चलाने पर मजबूर कर दिया है। समस्या एक तो कोरोना के कारण सवारी नहीं है। दूसरी बात क्या है, जो कि लोग बैठना नहीं चाहते। तीसरा लॉकडाउन है, इसलिए पब्लिक निकल नहीं रही रोड पे। आपके जो घर है वो कैसे चल रहा है इस समय? बस जो थोड़ा बहुत मिलता है सर वही है, बस और कुछ नहीं। कितनी सवारी आप बैठा सकते हैं? एक सवारी बैठाते हैं जी, एक मिल गया तो बैठा लिए, नहीं तो जयराम जी कुछ नहीं। देखो अब अगले को पंचर कर दिया, आप लोग थे इसलिए वो छोड़ दिया, नहीं मारे। अच्छा ये बताइए कि पहले के मुकाबले कमाई पे कितना फर्क पड़ गया? 90%। 90%। आपके घर में कौन कौन है? 3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, बूढ़ी माँ है। कैसे चल पा रहा है? लॉकडाउन में कैसे चला? जी सर, अब तक तो 20-25 हज़ार रुपये कर्ज हमने कर लिया है, मांग करके। अच्छा हाँ ये है। कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? सर क्या कहेंगे, कुछ गवर्नमेंट हेल्प कर दे तो हम लोगों का चल जाएगा। बच्चे पढ़ने वाले हैं, बेटा हाई स्कूल का पेपर दिया, बेटी छोटी वाली बीकॉम फाइनल ईयर में, बड़ी बेटी को MBA करा नहीं पाए पैसा के कारण। ये हमारी स्टोरी जी। 52-53 साल की उम्र हो गई, अब कहीं जॉब नहीं। 90। वहीं गाजियाबाद और दिल्ली की सीमा सूर्यनगर पर देर रात तक वाहनों का जमावड़ा रहा। पुलिस ने ऐसे लोगों को जाने से मना कर दिया जो कि 7 बजे के बाद गाजियाबाद में प्रवेश करना चाहते थे। ऐसे में माहौल असमंजस का बना रहा। लोगों का कहना था कि दिल्ली में लगे जाम की वजह से वे देरी से पहुंच पाए हैं। रहता हूँ, मुश्किल से यहाँ से 50 मीटर की दूरी है मेरे घर, लेकिन मैं जॉब करता हूँ मैं दिल्ली में। और आज थोड़ा सा लेट हो गया आने में, बारिश भी हो रही थी थोड़ी और थोड़ा जाम भी ज़्यादा था रास्ता, तो उसके कारण आने में लेट हो गई। नहीं था 7 बजे से पहले? नहीं पता था मुझे, लेकिन मैं बता तो रहा हूँ, कुछ रास्ता ज़्यादा जाम था और थोड़ा सा ऑफिस से निकलने में भी आज थोड़ी सी लेट हो गई थी। जॉब करते तो मालिक के हिसाब से निकलना पड़ता है, अपनी मर्जी से तो निकल नहीं सकते, काम के हिसाब से निकलना पड़ता, अपनी ड्यूटी पूरी करके आनी पड़ती है हमें। तो दिल्ली में आप रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, दिल्ली में नौकरी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या थोड़ा समय से पहले आने की कोशिश तो ये रहती है सर, हमेशा आते हैं, लेकिन आज ये फर्स्ट टाइम मेरे मतलब पूरे 2 महीने में फर्स्ट टाइम है कि मैं आज पहली बार लेट हुआ। सर बस यही है, रिक्वेस्ट है सरकार से कि कम से कम जो नियर बाई जो रहते हैं, जो दिल्ली यूपी का जो केस चल रहा है ये कि दिल्ली और यूपी में आने जाने वालों का, क्योंकि मोस्टली सब लोगों का 90% लोगों का यही है कि किसी की जॉब दिल्ली में और किसी की जॉब यूपी में और रहते दिल्ली में, तो वो दिक्कत होती है आने जाने में बड़ी। तो इस चीज़ को कम से कम कोई स्टेप उठाए, कुछ सॉल्व करे कि जिनका घर नियर बाई हो कम से कम उनको तो जाने दे। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।